हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे नीट 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है जो आज ही हुआ है उसको सॉल्व करने वाले हम। तो यहाँ पे जो नीट का पेपर है केमिस्ट्री का, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे डिटेल में, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर जो हुआ है अभी जस्ट 1 घंटे पहले ही, वो हम सॉल्व करके यहाँ पे डालने वाले। जो कि पहला पेपर क्वेश्चन करने से पहले सेट नंबर जो ये 48 टेस्ट बुकलेट कोड लिखा हुआ है, ये 48 है। जिसका भी 48 है वो अपना आंसर की मैच कर सकता है एक ही क्वेश्चन को। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का नीट का पेपर, जिसमें 45 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के। इस बार 50 क्वेश्चन नहीं थे, ऑप्शनल नहीं आए, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी थे। 45 के 45, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था और नेगेटिव वही जो 1 मार्किंग होती है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर 56 केमिस्ट्री का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पे दिया गया है। क्या है क्वेश्चन में बोला है कि आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो एक कन्वर्जन दे रखी है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। हमें एसिटोफिनोन दे रखा है, उससे कन्वर्ट करना है किसको, किसमें, एल्डिहाइड। किसको, एल्डिहाइड। तो याद होगा, सॉरी एसिटोफिनोन नहीं है, ईथर है, ईथर एसिटोफिनोन नहीं है, क्या है, ईथर। ईथर से कन्वर्ट करना है हमें किसमें, एल्डिहाइड। ईथर से किसमें कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड। याद होगा, ईथर से कन्वर्ट करना हो, एल्डिहाइड रिडक्शन करना हो तो किससे करते हैं हम, डाइबल एच। किससे, डाइबल एच। ये आपकी टेक्स्ट बुक में एक स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी एल्डिहाइड चैप्टर में, जहाँ पे प्रिपरेशन है वहां पे लिखा भी होगा कि रिडक्शन ऑफ ईथर इनटू एल्डिहाइड बाय डाइबल एच। तो डाइबल एच होता है क्या, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो क्या करता है, ईथर को रिडक्शन करके क्या बनाता है, एल्डिहाइड। इसको शॉर्ट में डाइबल एच बोलते हैं, डाइबल एच। जो पहला क्वेश्चन था ये ऑर्गेनिक एल्डिहाइड चैप्टर से आया है, जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4। बाकी तो रोजामंड रिडक्शन दे रखा है एसाइल क्लोराइड के लिए साथ, नॉर्मल रिडक्शन दे रखा है सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो याद रखना, जिसको नहीं भी पता, यहाँ पे आंसर जो 46 है उसका आंसर नंबर 4 है। और 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि ईथर को अगर मैं कन्वर्ट करना हो एल्डिहाइड में तो हम क्या करते हैं, डाइबल एच। तो ये पहला क्वेश्चन नीट 2025 का केमिस्ट्री का। ठीक है, जो सेट नंबर जो भी है हमारा 48 नंबर जो लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो क्वेश्चन आया है वो आया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड्स। ऑर्गेनिक के से क्वेश्चन आया कि एलिफेटिक एसिड्स दे रखे कौन कौन से, तो हम यहाँ पे कर लेते। देखो, पहला HCOOH मिथेनोइक एसिड, सेकंड CH3COOH इथेनोइक एसिड, और 2 एसिड्स और दे रखे CH3 ठीक है, HCOOH एंड लास्ट वन इज CH3। कार्बन के ऊपर 3 CH3 लगे हुए एंड COOH। तो बोला करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। अब देखो एसिडिटी निकालते कैसे, बाय कॉन्सेप्ट अगर देखो तो ये COOH है, ये क्या है, COOH। इसको मैं लिख सकता हूँ COOH। जितना जल्दी ये H पॉजिटिव निकलेगा उतना ज्यादा ये क्या होगा, एसिडिक। उतना जल्दी क्या होगा, एसिडिक। यहाँ पे 1 2 3 4 कंपाउंड्स हमें दे रखे, तो किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या लगा हुआ है, क्या कौन सा शो कर रहा है, ये प्लस आई इंडक्टिव फैक्ट। देखो मिथाइल ग्रुप लगे हुए 1 2 3, ये इंडक्टिव फैक्ट शो करेगा। तीनों तरफ से 3 अल्काइल ग्रुप लगे, तो अगर ये तीनों कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ बढ़ रही है, इस तरफ जाने पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इस तरफ जाने पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो बताओ ऑक्सीजन जल्दी रिलीज होगा या लेट। देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचता तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाता है, बट वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसे दे रहा है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, स्ट्रॉन्ग। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है तो इस केस में हाइड्रोजन स्लो रिमूव होगा, एब्स्ट्रैक्ट जो होगा वो स्लोली होगा। इस केस में दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, इसमें भी जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है
इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है बट इसके कंपेयर में इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, तो यहाँ पे निकलेगा बट इससे फास्ट, तो इसमें थोड़ा फास्ट निकलेगा इसके कंपेयर में नीचे वाले के। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें डायरेक्ट CH3COH है एक ही तरफ से, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे शो हो ही नहीं रहा है। CH3COH अगर देखा भी जाए तो एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है एंड फर्स्ट वाला इज मोर एसिडिक, फर्स्ट वन इज मोर एसिडिक। तो देखो इन दोनों में ही मेन कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पे CH3 लगे हुए तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेट रिमूव होएगा, और ये ऑर्डर भी होता है जनरली अगर आपने ऑर्गेनिक में करा हो। तो इस केस में हाइड्रोजन लेट निकलेगा, इसमें थोड़ा सा जल्दी, इसमें और जल्दी, और फर्स्ट वाले में सबसे जल्दी फास्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी R ग्रुप या मिथाइल ग्रुप नहीं लगा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इंक्रीज कर दे, तो इसका हाइड्रोजन जल्दी एब्स्ट्रैक्ट करेगा, रिलीज होगा। तो अगर फर्स्ट वाला देखा जाए तो इसका जल्दी निकल रहा है, जो तो ज्यादा एसिडिक कौन है, HCOOH। उसके बाद सेकंड CH3 COOH, थर्ड CH3 ट्वाइस है, CH3 कितनी बार है, 2 बार, CH-COOH एंड लास्ट CH3COOH। तो याद रखना, दोबारा देख लो, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट आ रहा है तीनों तरफ से इस कार्बन पे, जो कि इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। अब ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे स्लो निकला। यहाँ पे दो तरफ से मिल रहा है तो थोड़ा सा फास्ट, वहां पे सिर्फ ओनली CH3 है एंड उस पर कुछ है ही नहीं, कोई भी R ग्रुप लगा नहीं है, तो ये जल्दी एब्स्ट्रैक्ट कर जाएगा हाइड्रोजन। तो मोर एसिडिक, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो याद रखना इन दोनों में ही कॉन्सेप्ट मेन होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो 47 क्वेश्चन था इसका आंसर नंबर फर्स्ट जो कि है करेक्ट, फर्स्ट, ठीक है, यही ऑर्डर है फर्स्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, which one of the following reactions does not belong to Lezine test? तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस से क्वेश्चन आया है, याद होगा, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर एनसीईआरटी की 11th की ऑर्गेनिक वाला पोर्शन खोला हो तो उसमें लिखा भी हुआ है जो ये तीनों रिएक्शन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों रिएक्शन लाइन बाय से लिखी हुई है। जो लेजाइन टेस्ट है वो हाइलाइट्स, कौन से हाइलाइट्स में, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन वगैरह, नाइट्रोजन, सल्फर एंड कार्बन के लिए, ठीक है, सल्फर एंड कार्बन, जिसमें से ये तीनों रिएक्शन दे भी रखी है। सोडियम मेटल को एक छोटी सी जो ट्यूब में डाला जाता है उसे रेड हॉट करके फिर सॉल्यूशन में डिप करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट आपने लैब में भी करा होगा, और ये आपकी एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन है सिंपली। तो बोला कौन सा लेजाइन टेस्ट नहीं शो कर रहा है, ये कोई भी रिएक्शन नहीं है लेजाइन टेस्ट की। कॉपर ऑक्साइड कार्बन के साथ कॉपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। तो नोट वाला पूछा था तो आंसर नंबर सेकंड, आंसर नंबर सेकंड, आंसर नंबर क्या है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 0.03 सेकंड इनवर्स, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल लीटर इनवर्स कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस्ड टू 0.9। ठीक है, गिवन क्या क्या दे रखा है पहले, तो गिवन यहां पर है हमारे पास, बोला है इफ द रेट कांस्टेंट के दे रखा है 0.03 सेकंड इनवर्स, के से पता चल जा रहा है किस ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड इनवर्स यूनिट है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। हाउ मच टाइम टेक्स इट, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। जब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, इनिशियल को नोट से लिखते तो ए नोट दे रखा है 7.2 मोल लीटर इनवर्स एंड ए कितना दे रखा है 0.9 मोल लीटर इनवर्स। तो याद होगा फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन के इज इक्वल टू फॉर्मूला 2.303, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉग ए नॉट अपॉन ए, ऐसे एनसीईआरटी के टेक्स्ट में भी है केमिकल काइनेटिक्स में, जिसमें 5 से 3 जा रहा है वेट, ठीक है। ये क्वेश्चन फॉर्मूला पुट करते कि कितना दे रखा 0.03, 2.303, टाइम कितना है निकालना है, लॉग इनिशियल कितना है 7.2 और फाइनल 0.9, पॉइंट से पॉइंट कटेगा 9 8 जा 72, तो log 8 आ गया है, ठीक है, इकट्ठा तो log 8। तो ये t को इधर ले लेते हैं 2.303, 0.03
log 8। अब log 8 होता है 2 की पावर 3, ठीक है। log 8 जो होता है वो होता है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं log 2 की पावर 3, और 3 आगे आ गया log 2। ये आइडेंटिटी है, लॉग एंटी लॉग में सिखाई हुई है, चाहे तो लेक्चर जाके देख सकते हो, ये सारे लेक्चर में लॉग और एंटी लॉग की ट्रिक डाली हुई है। देखो 3 आगे आ जाता है log 2, क्लियर। इसलिए उन्होंने log 2 की वैल्यू दी है, नहीं भी दी होती तो याद होती है 0.3010 log 2 की वैल्यू। तो ये आया t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.03 log, ये आ गया 3 आगे आ गया log 2, 2.303 0.03 इंटू में 3 इंटू 0.301। अब इसको करना है सॉल्व, ठीक है। देखो पॉइंट हटाए, तो ऊपर वाले के पॉइंट हटाते 3 0 आए, और इसके भी पॉइंट हटाए 3 0 आ गया, इसके पॉइंट हटाए तो 2 0, सारे पॉइंट हटा दिए हमने, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं सर, 1 2 1 2 और कुछ कट रहा है नहीं, 3 से 3 गया, तो t इज इक्वल टू 2303 इंटू में 301 अपॉन 1 2 3 4। तो 2303 को 301 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2303 एंड 301 से 301, 1 3 3 0 3 2 0 0 0 0 3 3 9 3 0 0 3 3 9 3 2 6, तो 69 वाला आंसर है जो कि आ चुका है, पूरा लिख देते हैं 690903 डिवाइडेड बाय 4 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 69.09 69.09 टाइम आ गया सेकंड, ठीक है 69। बाकी कैलकुलेशन में देख लेना अब 69, इसको ऐड तो कर लूं मैं, 302136, तो ये है पूरी वैल्यू आई है 63932031234 69.3203 69.3 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी सेकंड। तो ये केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इस साल के इस पेपर में। सेम आपके इंटेक्स्ट में भी है, अगर इंटेक्स्ट बुक पढ़ी हो आपने, एनसीईआरटी वाली बुक पढ़ी है, तो इंटेक्स्ट में क्वेश्चन है जिसमें जो कंसंट्रेशन किसी का अमाउंट दे रखा जो रिड्यूस हो रहा है 5 से कहां पर 2 पर, सेम ऐसे ही करना है इसको भी, तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं आज का जो नीट का पेपर है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 तो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं, बाई चांस अगर किसी को क्वेश्चन सही ना समझ आ रहा हो। अ हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल with bond order 0 is quite stable. Statement 2, as bond order increases the bond length decreases. Statement 2 तो करेक्ट है, यहीं पे दिख रही है कि जो bond order है वो bond length के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है कि bond order अगर हमारा बढ़ेगा तो bond length डिक्रीज होगा, जो कि हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है लेक्चर में, ठीक है। अब आती है स्टेटमेंट फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अ हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल है, स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए देख लो नोट, स्टेटमेंट फर्स्ट हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक He2 एग्जिस्ट करता है नहीं, एक हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल मींस एक काल्पनिक है, मान लेते हैं He2 एग्जिस्ट कर रहा है एक बार को, ठीक है। He2 एक हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल है, अ हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0। हाँ, He2 के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनता, हमें पता है He2 के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनता, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 होता है, करेक्ट। और उन्होंने बोला 0 है, क्या 0 होने के बाद भी स्टेबल होगा? नहीं, नो, नॉट स्टेबल। अगर किसी के बीच में बॉन्ड ही नहीं बन रहा तो स्टेबल कहां से होगा? तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यहां तक तो सही चल रहा था, बॉन्ड ऑर्डर 0 इज स्टेबल दे दिया इन्होंने, अगर इसकी जगह पे नॉट स्टेबल देते तो स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है एंड सेकंड जो है करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड करेक्ट है। तो आंसर इसका आ रहा है सेकंड, आंसर इसका आ रहा है सेकंड। तो ये क्वेश्चन ठीक था, स्टेटमेंट टाइप
क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच ऑफ द कंपाउंड विल हैव द मिनिमम कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन जो आ रहा है यह है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। ये पहला क्वेश्चन है नीट के पेपर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो करते हैं हम, मिनिमम कंडक्टेंस पूछा है तो याद होगा कंडक्टेंस जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, या फिर बोल सकते हैं चार्ज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड। अगर मैं पहला कॉम्प्लेक्स देखूं तो CONH3 6 Cl3, इसको डिसोशिएट करा तो CO क्या मिला हमें, देखो CONH3 6, यहाँ पे देखो पहले क्लोरीन निकाल लेते हैं, 3Cl नेगेटिव, इसमें 3 पॉजिटिव। टोटल आयंस कितना है, एक ये रहा और 3 हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस आया, नंबर ऑफ आयंस आ रहे हैं यहाँ पे 3, सॉरी 3 और 1 4, कितना आ रहे हैं 4। सेकंड को अगर मैं देखूं तो CONH3 5Cl, तो नंबर ऑफ आयंस कितना आ रहे हैं यहाँ पे, CONH3 इसको डिसोशिएट करेंगे तो ये होएगा 5Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो कितने आयंस आ रहे हैं यहाँ पे 2। ठीक है, अब इन दोनों में देखा जाए तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे दोनों का आंसर 0 ही है। यहाँ पे भी अगर मैं इससे डिसोशिएट करूं, यहाँ पे भी अगर मैं इसको डिसोशिएट करूं तो नंबर ऑफ आयंस 0 है और इसमें भी नंबर ऑफ आयंस 0। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस के बेस पे इसका आंसर दोनों का ही सेम आएगा। आंसर दोनों ही करेक्ट होने चाहिए और दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही क्या आंसर इसके करेक्ट। बट अगर तब भी देखा जाए तो आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दे दिया, इसमें 2 क्लोरीन किसी में बाहर रखना चाहिए था इन्हें, या फिर इनसे मिस प्रिंटिंग हो गया। अगर उसके बेस पे भी नहीं तो अगर मैं देखूं तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी कौन होती है, आयनाइजेबल। और प्राइमरी वैलेंसी होती क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, जो कि यहाँ पे +3 है एंड +2। अगर प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है उसके बेस पे देखा जाए तो उसके बेसिस पे आयनाइजेबल है, तो नॉन आयनाइजेबल देखो ये आयनाइजेबल है तो ये ज्यादा आयंस देंगे, ये आयनाइजेबल है तो ये 2 दे रहे हैं, तो उसके कंपेयर में अगर उससे देखा जाए किससे, अगर प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल वाले कॉन्सेप्ट से, तो ये ज्यादा मिनिमम कंडक्टेंस, बस मतलब ये मिनिमम कंडक्टेंस शो करेगा, मिनिमम। और वैसे इस क्वेश्चन में गलती दे रखी है, दोनों ही करेक्ट आंसर होने चाहिए। पता नहीं इसमें मोर देन 1 आंसर टाइप था क्या था, ये तो था ही नहीं मोर देन 1 आंसर टाइप, तो इसके आंसर वैसे 3rd एंड 4th होना चाहिए। अगर तब भी अगर हम देखें कॉन्सेप्ट से, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है। आयनाइजेबल मतलब जो आयंस, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो देखा जाए तो लेस ये दे रहा है तो ये मिनिमम कंडक्टेंस होना चाहिए। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर दोनों ही करेक्ट है, 3rd एंड 4th। बाकी देखते हैं कि इसकी जो उनका कि इसका रियल आंसर 3rd और 4th दोनों ही है, क्या है 3rd एंड 4th दोनों ही। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। तो पीछे वाले क्वेश्चन में दोनों ही आंसर करेक्ट ही दिख रहे थे, दोनों ही करेक्ट है वैसे तो, मैंने वैसे ही बता दिया अगर आयनाइजेबल कॉन्सेप्ट से। बट ऐसा होता नहीं है कि कंडक्टेंस के बेस पे ही, कंडक्टेंस किसके बेस पे निकलता है, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस। यही पढ़ा है कोऑर्डिनेशन में कि जितने ज्यादा आयंस, इन दोनों में से आयंस तो कितना आ रहे हैं, ये फर्दर डिसोशिएट हो ही नहीं रहे, क्या नहीं हो रहा, फर्दर डिसोशिएट हो ही नहीं रहा, तो इसलिए दोनों के आयंस 0, दोनों का कंडक्टेंस सिमिलर होगा। तो मिनिमम पूछा था, उन दोनों में से दोनों ही करेक्ट है। अगला आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईली बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 से आया है, तो याद होगा हमने फॉर्मूला पढ़ा है जो डेल्टा टीबी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो होता IMKF। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर मेरे को निकालना है, देखो बॉइलिंग पॉइंट अगर मेरे को निकालना है तो क्या चाहिए होगा हमें, I। कंसंट्रेशन सबकी हमें दे रखी है, इसकी तो कंसंट्रेशन कम है, इसको तो हटा ही लो पहले। इन तीनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम। इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, तीनों की सेम है। जिसका I बड़ा होगा, जिसका I बड़ा होगा उसका बॉइलिंग ज्यादा आएगा, जिसका I बड़ा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा।
इन तीनों में आई निकालते कैसे, याद होगा सॉल्यूशन चैप्टर में कराया हुआ है मैंने। इसको अगर मैं आई निकालूं तो 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, कितने आयन से वही आई होता है इसका 3, सबसे ज्यादा आई इसका है। अगर इसको देखूं तो KNO3 K पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, इसका आई कितना है 2, इन दोनों का 1 होता है। वो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है, यूरिया और ग्लूकोज का जो वेंटो फैक्टर है आई, वेंटो फैक्टर जो होता है आई वो 1 होता है। तो सबसे ज्यादा आई किसका है Na2SO4, तो जिसका आई ज्यादा उसका डेल्टा टी भी ज्यादा, क्योंकि दोनों के एक दूसरे के प्रोपोर्शनल और कंसंट्रेशन तीनों की सेम ही थी। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ रहा है यहाँ पे, आंसर क्वेश्चन अच्छा थे, फर्स्ट इज करेक्ट। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लेना इशू है कि दोनों की कंडक्टेंस 0 ही शो हो रही है यहाँ पे। अगर फिर भी मैंने बता दिया, अगर आपको प्राइमरी वैलेंसी से एक्सप्लेन करना है तो मिनिमम नीचे वाला होना चाहिए, जहां तक आंसर है। नेक्स्ट आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 53। तो ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट असर्शन रीजन टाइप। ठीक है, तो असर्शन दे रखा है, ये तो पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद होगा ये आपके हेलो एल्केन हेलो एरिन में दे रखा है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से टेप के दे दिया सिंपली। ठीक है, किसमें SN2 फास्टर होता है, याद होगा हमने एनसीईआरटी पढ़ा था, SN2 इस आयोडीन में होगा बिकॉज आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप। आयोडीन ये लिखा होगा, देखो आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। ये आपके एनसीईआरटी के सोल्व एग्जांपल में लिखा है हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर में, और रीजन भी दे रखा है उन्होंने, ये लाइन लिखी है आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप ड्यू टू इट्स स्मॉल, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। तो दोनों ही करेक्ट है, असर्शन एंड रीजन। ए इज ट्रू, आर इज सेकंड, ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये हेलो एल्केन हेलो एरिन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा ऑर्गेनिक का कोई भी इस साल जो आज के पेपर में यहाँ पे पूछा गया, एकदम टेप दिया बुक से डायरेक्ट। तो अगला आता है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जिस भी बच्चे ने करा है चलो देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है हमें, कई कंपाउंड दे रखे हैं H2O2 एंड H2SO4, ऑक्सीडेशन पूछा है, ऑक्सीडेशन स्टेट। रिडॉक्स चैप्टर में मैंने कराया भी हुआ ये क्वेश्चन KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे और H2 पेरोक्साइड है और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसमें कितनी होती है -1/2, तो X प्लस 2 इंटू में -1/2 इजिकल टू ओवरऑल चार्ज कितना है 0, हम ऐसे निकालते थे तो ये आ गया -1 इजिकल टू सॉरी X -1 इजिकल टू 0, तो X कितना आ गया +1, पोटेशियम की +1 आ गई। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन -1 शो करता है, ऑक्सीजन की पूछिए ना, अंडरलाइन पूछा हुआ है, और यहाँ पे तो +6 ही होगी, सल्फर है, निकाल भी सकते हो सल्फर की, देखो निकालोगे तो -8 ये -6 उधर जाके +6, तो ऑप्शन 1 -1 एंड 6। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये तो डायरेक्ट एक्सेप्शनल केस है, एनसीईआरटी हर जगह पूछा गया है, और उसको अगर आपको निकालना है तो ये हो गया 2 इंटू में 1, जिसका निकालना है X प्लस 4 इंटू में -2, ओवरऑल चार्ज 0, तो X -6 इज इक्वल टू 0 एंड X इज इक्वल टू +6, तो ऑप्शन नंबर इज +1 -1 +6, +1 -1 +6, सी आंसर करेक्ट। रिडॉक्स से काफी अच्छा क्वेश्चन आया है, जिसमें KO2 सबसे इंपॉर्टेंट है, H2O2 इसलिए दिया था क्योंकि बच्चे यहाँ पे भूल जाते हो -2 पुट कर देते हैं ऑक्सीजन की जल्दी में। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54। अब आता है क्वेश्चन नंबर 55। तो आज का ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, इसमें पूछा मैच द लिस्ट। लिस्ट ए में हैबर प्रोसेस, बेकर ऑक्सीडेशन, बेकर ऑक्सीडेशन, विल्किंसन कैटलिस्ट एंड गिगलर-नाटा कैटलिस्ट। ये दोनों तो हमारे एनसीईआरटी में डिट्टो छपे हुए हैं, इसी के बेस पे हम आंसर कर लेते हैं, बीच दोनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हैबर प्रोसेस क्या होता है, अमोनिया की प्रिपरेशन N2 प्लस H2 2NH3 Fe और मोलिबिडियम यूज होता है हैबर प्रोसेस, जिसमें वो लिखा हुआ है फर्स्ट का आंसर फर्स्ट। गिगलर-नाटा कैटलिस्ट TiCl टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी और एल्यूमिनियम ट्राइमेथाइल। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ का फोर्थ, इसके बेस पर हम आंसर कर लेते हैं, बीच वाले की जरूरत भी नहीं है। अगर तब भी करना है तो वेकर प्रोसेस जिसमें यूज होता है पैलेडियम क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड भी यूज होता है वहां पर। ठीक है, जो कैटलिस्ट है ऑक्सीडेशन के लिए पैलेडियम डाइक्लोराइड एंड कॉपर का जो क्लोराइड भी यूज होता है।
बट उन दोनों को छोड़ो, हम फर्स्ट एंड डी के बेस पर आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट का 1 एंड डी का 4th, फर्स्ट का 1 एंड डी का 4th, तो कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट इज करेक्ट आ गया। देखो क्वेश्चन को बीच में ऑक्सीडेशन और कैटलिस्ट वगैरह पूछे गए, ऑक्सीडेशन एजेंट और कैटलिस्ट, वो इसलिए डाले गए कंफ्यूजन करने के लिए। चाहो तो फर्स्ट एंड डी एनसीईआरटी पढ़ के भी इसका आंसर कर सकते हो। हैबर प्रोसेस, अमोनिया की प्रिपरेशन जिसमें आयरन और मोलिब्डेनम यूज होता है। गिगलर नाटा कैटलिस्ट TiCl4, या तो एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट सरफेस केमिस्ट्री और मेटलर्जी चैप्टर जो है दोनों में ही सही पूछा गया है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर है ए, बाकी दो की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन सही दे रखा था बीच में कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 56, तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 56 जो है वो आ रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया, आर्सेनिक फॉर्म अरसाइन। ठीक है, नाइट्रोजन से NH3 बनता है हमें पता है, आर्सेनिक ArH3 भी बनाता है। ठीक है, बनाता है, पी ब्लॉक में पढ़ा भी है, हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 14। ठीक है, ग्रुप 14। उसके बाद बोला एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटॉक्साइड, एंटीमनी पेंटॉक्साइड, एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटॉक्साइड। तो एंटीमनी पेंटॉक्साइड नहीं बनता क्योंकि डाउन द ग्रुप NH2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, नीचे नीचे जैसे ही जाते हैं तो NH2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट, तो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, तो अगला जो आ रहा है 57 क्वेश्चन, वो आ रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हमें दे रखी है। स्टेटमेंट 1 है फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसीडर एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे डी ब्लॉक, उसमें ये लाइन दे भी रखी है, अगर पढ़ोगे जहाँ पे आपका म्यू का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है बोर मैग्नेटॉन, उसके ऊपर वाले पैसेज की पहली ही लाइन है फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसीडर एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म होता है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो परमानेंट मैग्नेट शो करते हैं, और पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो फेरोमैग्नेटिज्म एक एक्सट्रीम फॉर्म होती है किसकी? पैरामैग्नेटिज्म की। यहाँ पे वो परमानेंट मैग्नेट फेरो, और ये अनपेयर्ड वाला है, उसके बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है जो कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन उठ के आई है। डी ब्लॉक में जाके देख लेना, जहाँ पे म्यू का फॉर्मूला लिखा है उसके ऊपर वाले पैसेज में आपको ये लाइन मिल जाएगी। पैसेज के ऊपर पहली ही लाइन है ये लाइन एनसीईआरटी से। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम 2 पॉजिटिव एंड नाइबिडियम 3 पॉजिटिव आयंस, नाइबिडियम 3 पॉजिटिव आयंस। तो करते हैं, यहाँ पे करते हैं। तो क्रोमियम इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d5 4s1। तो क्रोमियम 2 की कितनी होगी? आर्गन 3d4, d4 है। ठीक है, और Nd3 पॉजिटिव, Nd जिसका एटॉमिक नंबर चलो उन्होंने गिवन दे रखा है 60 होता है। कितना होता है? 60। तो करते हैं नाइबिडियम की अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें, नाइबिडियम तो ये होता है ज़ेनॉन 4f 6s 5d06s। ठीक है, ये होता है 6s। तो ज़ेनॉन होता है कितना? 54 2 and 4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4। ये नाइबिडियम की होती है 0 स्टेबल। तो नाइबिडियम 3 पॉजिटिव पूछा है, 3 पूछा है ना। तो नाइबिडियम 3 पॉजिटिव, ज़ेनॉन 4f3 5d0 और 6x भी क्या हो गया? 0। और पूछा गया है कि क्या दोनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर से इज सेम, क्या दोनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है? नहीं, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसमें 4 सेम नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 आज का, जो कि क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस नॉट गिव द बेंजीन एज अ प्रोडक्ट, नॉट गिव द बेंजीन एज अ प्रोडक्ट। इसमें पहला दे रखा है
आंसर करते, सॉल्यूशन करते हैं। इसमें फर्स्ट दे रखा हमें, याद होगा ये क्लास 11th की रिएक्शन है। सोल्व एग्जांपल, इथाइन। इथाइन से तब हम रेड हॉट ट्यूब आयरन के साथ, ठीक है, रेड हॉट आयरन ट्यूब, टेम्परेचर दे रखा है तो बनाते तो हमें क्या मिलता है, बेंजीन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है, यहाँ पे बेंजीन मिलता है। तो पहले में तो बेंजीन मिल रहा है। सेकंड डाइजोनियम सॉल्ट हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, N2Cl। डाइजोनियम सॉल्ट को जब H2O के साथ बॉम्ब करते हैं तो यहाँ पे मिलता है, क्या मिलता है, फिनॉल। क्या मिलता है, फिनॉल। तो सेकंड में नहीं मिल रहा। थर्ड में क्या है, सोडियम सॉल्ट और बेंजोइक एसिड, सोडामाइड के साथ कर रहे हैं NaOH NCAO। हाइड्रोकार्बन में बेंजीन वाली रिएक्शन में इसकी प्रिपरेशन है आपकी एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे क्या बनता है, बेंजीन और क्या निकल जाता है, Na2CO3। हाइड्रोकार्बन चैप्टर एरोमेटिक में बेंजीन की प्रिपरेशन है, सेकंड या थर्ड प्रिपरेशन है, ये क्वेश्चन वहीं से। और लास्ट वन हेक्सेन दे रखा है 1 2 3 4 5 6। हेक्सेन को क्या बोला है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3 773 केल्विन पे। ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन की, जो कि अल्केन से हम वहां पे बनाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, पहले साइक्लोहेक्सेन बनेगा, इसका डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, 3S2 निकलेंगे, 3S2, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि कौन सा है, बेंजीन। यहाँ पे क्वेश्चन भी था, उसके नीचे एक स्टेटमेंट भी लिखाई हुई है कि एन हेक्सेन से तो चलो बेंजीन बन रहा है, तो हेप्टेन से क्या बनेगा, टोलिन। क्या बनेगा, टोलिन। वो आपके एनसीईआरटी में इस रिएक्शन के नीचे वो भी पूछा हुआ है, टोलिन, ठीक है। क्या पता अगली बार टोलिन आ जाए, हर बार चेंज होते रहते हैं। तो इसमें किससे बेंजीन नहीं बन रहा, तो सेकंड ऑप्शन जो कि बेंजीन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, फिनॉल। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था, बेंजीन जिस रिएक्शन से नहीं बनेगा, तो इसका आंसर सेकंड है, 58 का आंसर सेकंड। इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो आज का क्वेश्चन नंबर जो 58 है आज के पेपर का, वो हो चुका है क्वेश्चन नंबर 59। मैच द फॉलोइंग। तो कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं और उसकी हाइब्रिडाइजेशन मैच करनी है, तो किसी एक दो की कर लेते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने सबकी करा रखी है और ट्रिक से भी बता रखा है, याद दिलाता हूं मैं अभी। LXCO3 मैंने हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक बताई थी, जिसमें क्या करते हैं, पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, इसका 8 है, इसका 3 इंटू में 6 24 6 3 18 26। अगर रेंज टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की 8 से लेकर 56 तक आती है, देखो 2 से 8 तक आती थी तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, और 8 से 56 तक आती है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उससे उसको किससे डिवाइड करते हैं हम, 8 से। ये मैंने ट्रिक भी बता रखी है, देखो 8 4 3 जा 24 2, ये जो भी आता है याद होगा, हमने ऐसे डिवाइड करके भी करा था, 2 1 जा 2, ये टोटल आ रहा है 4। पहले बारी आएगी एस की, एस कंप्लीट। पी में कितने होते हैं, 3, तो P3, sp3 हो गया 4। अगर 5 होते तो sp3d, अगर 6 होता था sp3d2, 7 होता था sp3d3, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पे कोई दिख रहा है sp3, हाँ ये पिरामिडल शेप होती है, उसकी जरूरत ही नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन से आंसर आ गया, ठीक है। कोई एक और कर लेते हैं, सारे करने से अच्छा, जैसे कि लास्ट XCF6, कोई भी 2 कर लो, टाइम बचता है, चाहो तो आप सारे कर सकते हो। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस 6 इंटू में 8 है ना, हाँ सॉरी 7 फ्लोरीन 7 होता है, 6 7 42 एंड 8 50। रेंज अगर 56 तक आए तो सबको 8 तक डिवाइड करना है, 8 से लेकर 56 तक। तो 8 6 जा 48 बचा 2, फिर सबसे छोटे वाले से 2 से कर दो, 2 1 जा 2, तो कितना आ रहा है 7 मतलब sp3d3 मतलब d 5 होते हैं ना, तो 5 तक कर सकते हैं, sp3d3, जो कि क्या होता है, sp3d3 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इसके बेस पे अभी चेक करते हैं आंसर आ रहा है नहीं, फर्स्ट का सेकंड एंड लास्ट का थर्ड ऑप्शन आ गया, बाकी को भी ऐसे ही आप चेक कर सकते हो। तो ये हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन था, केमिकल बॉन्डिंग आज के पेपर में, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है। कभी भी ऐसे मैच द फॉलोइंग आए, कोई 2 कर लिया करो, टाइम बचता है, फर्स्ट एंड लास्ट कर लिया, जो आपको 2 आते हैं, वैसे तो सारे ही आते हैं, बट कोई 2 कर लो, उसी से आंसर आ जाता है। जैसे हमने पीछे कैटलिस्ट वाला करा था, फर्स्ट और लास्ट देख लिया, उसी से आंसर कंप्लीट। अगर उस पर भी नहीं आ रहा तो फिर थर्ड करके देखो। तो ये नोट करें, क्वेश्चन नंबर 59 आंसर की में अपना जो भी चेक कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मेनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। हमें बोला है एक कंपाउंड दे रखा है, इसका अगर मैं सिंपल में लिखूं तो CH CH2 एंड CH3 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो मोनोक्लोरिनेशन याद होगा, ऐसा मोनोक्लोरिनेशन आपके एनसीईआरटी में भी है, हेलोअल्केन हेलोअरीन का क्वेश्चन है जो कि टेक्स्ट में, बट इसमें बोल दिया है एक वर्ड और बोल दिया इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। अगर इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स नहीं होता तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें देखा जाए इस मिथाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में कितने डिफरेंट कार्बन है, A B C D, चार तरफ क्लोरिनेशन हो सकते हैं यहाँ पर। अगर ये पहले कार्बन पे क्लोरिनेशन हो रहा है, पहले पे CH3 CH2 CH2 CH Cl, ठीक है Cl, तो ये हमें मिल जाएगा पहला क्लोरिनेशन प्रोडक्ट। क्या मिल जाएगा? पहला क्लोरिनेशन प्रोडक्ट। बट अगर सेकंड वाले कार्बन पे क्लोरिनेशन करूं, अगर मैं सेकंड वाले कार्बन का क्लोरिनेशन करूं तो देख लो CH CH2 पहले CH3 क्लोरिनेशन करूं तो ये हो गया Cl एंड CH3, तो ये बन गया क्या? कायरल कंपाउंड। कायरल मतलब इस कार्बन पे चारों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ से हमें मिल गए दो प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे बोला है इंक्लूडिंग स्टीरियो। कितने मिल गए? दो, ठीक है। एक इस पे मिल गया, दो ये रहे, हो गया तीन। एक C पे मिल जाएगा क्लोरिनेशन, ये हो जाएगा चार, हाइड्रोजन हट के क्लोरीन चार। अब लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्लोरिनेशन इसका करूं CH2 CH एंड CH3 CH2 एंड CH3, ये दोनों सेम है ठीक है। इन दोनों में से किसी का भी क्लोरिनेशन करता हूँ, वहां पे देखो उसके पड़ोस वाला कायरल हो जाएगा। उसके पड़ोस वाला क्या होता है? कायरल, ठीक है। उसके पड़ोस वाला क्या हो जाता है? कायरल। इसकी वजह से यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएंगे? स्टीरियोआइसोमर्स के थ्रू से दो दो कितने मिल जाएंगे? दो। तो कितने हो गए यहाँ पे? 1 2 3, एक इसका एक क्लोरिनेशन इसका 4, देखो 1 2 3 4 5 और एक वो मिल गया था 6, तो टोटल प्रोडक्ट आंसर कितना है इसका? 6। तो याद रखना कुछ बच्चों ने यहाँ पे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स नहीं देखा, जिसकी वजह से वो कायरल वाला ऑप्शन स्किप कर देते हैं। यहाँ पे आंसर कितना है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अनलाइक। चलो ये बहुत सारी स्टेटमेंट है, एक एक करके देखते हैं। अनलाइक गैलियम दैट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, CS इज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट। याद होगा क्लास 10 से पढ़ के आ रहे हैं, गैलियम एंड सीजियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट यहाँ पे हाई लिखा हुआ है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट। ए जो है वो इनकरेक्ट, ठीक है। अनलाइक गैलियम दैट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो गैलियम का तो लो होता है और सीजियम का भी लो होता है। बी, ऑन पॉली स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन क्लोरीन आर नॉट सेम, ये गलत लिखा हुआ है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। कैसे सेम होती है? देख लो, बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन। 4 0.5 कम करते चलो, 3 2.5 2 1.5 1 1 कम कर दो 3 0.5 2.5 0.4 2.1 1.8 0.3 कम, अब उसी का उल्टा टेबल 1.2 0.9। तो किस किस का पूछा था? नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। दोनों की क्या होती है? सेम। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, बट इन्होंने लिखा है आर नॉट सेम, ये गलत है, ठीक है। आर्गन पोटेशियम प्लस क्लोरीन नेगेटिव Ca2 पॉजिटिव ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक करेक्ट, क्योंकि सबके पास 20 इलेक्ट्रॉन है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स कौन होते हैं? जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बैलेंस पे कितना है? 18। पोटेशियम 19 होता है, एक कर लिया, एक निकल गया 18। क्लोरीन 17 होता है, एक आ गया 18। कैल्शियम 20 होता है, दो निकल गया 18। इसी टाइप से सल्फर 16 2 18। तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, जो कि यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम इनकरेक्ट दे रखी है। क्या है? इनकरेक्ट। जो है इनकरेक्ट, देखो सोडियम नियोन क्या होता है? 1s3s1, वन एस टू 2s2 6।
नियोन 2s1, ठीक है, मैग्नीशियम नियोन 2s2। उसके बाद आता है क्या, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम 2s2 2p1। अब देखो सोडियम से मैग्नीशियम में क्या है, लेफ्ट टू राइट में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, तो किसकी ज्यादा हुई, मैग्नीशियम की। बट मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे फुली फिल्ड है, 2s इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फुली फिल्ड 2s ऑर्बिटल। फुली फिल्ड है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन के निकालने में। और अगला क्या हो जाता है, हाफ पेयर्ड, ठीक है, अनपेयर्ड हो गया, अनपेयर्ड, हाफ पेयर्ड नहीं बोल सकते, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड। तो किसकी इन द लेफ्ट टू राइट जनरली होना क्या चाहिए, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, लेफ्ट राइट जनरली ऐसा होना चाहिए। बट मैग्नीशियम के बाद जो 2s2 के इलेक्ट्रॉन फिर 2s2 एंड 2p1 में आ जाते हैं, या फुली फिल्ड है और यहाँ अनपेयर्ड, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। बट इन्होंने गलत लिख रखा है, सारा ऑर्डर लाइन वाइज से लिख दिया, ये इनकरेक्ट, क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है, ऑर्डर उन्होंने गलत लिखा है। तो किसका होना चाहिए था, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, फिर एक मिनट ऑर्डर, हाँ, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, इसकी कम में सिलिकॉन आएगा, फिर जाएगा मैग्नीशियम, फिर जाएगा मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, उन्होंने गलत लिख रखा है, ठीक है, इन्होंने गलत लिखा है। अब आता है ई ऑप्शन, ई जो है द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन लिथियम एंड रुबिडियम। तो याद होगा ये फर्स्ट उसके लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। सीएस की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है किससे, रुबिडियम और लिथियम, हाँ होती है, ये फर्स्ट ग्रुप लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। सीएस डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज पड़ता है, करेक्ट दे रखा है, तो सी और ई करेक्ट है, सी आई ई, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें बहुत सारे पार्ट दे दिया, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 62 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, तो यहाँ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी मोल Ba2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है, हमें क्या क्या गिवन दे रखा है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव की वैल्यू दे रखी है, SO4 2 नेगेटिव कितना है, -216 किलो कैलोरीज पर मोल। BaSO4 कितनी दे रखी है, -4.5। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन भी दे रखा है, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन BaSO4 का कितना दे रखा है, हीट ऑफ। तो याद होगा डेल्टा H फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, रिएक्टेंट्स एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जितनी वैल्यू दे रखी है उसको प्लस माइनस करना है, क्या है, प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव मिलके बना है BaSO4। तो प्रोडक्ट में क्या है, BaSO4 माइनस रिएक्टेंट में क्या है, Ba2 पॉजिटिव डेल्टा H Ba2 पॉजिटिव, ये सारी वैल्यू गिवन है, प्लस डेल्टा H SO4 2 नेगेटिव और डेल्टा H फॉर्मेशन जो कि दे रखा है हमें, डेल्टा H फॉर्मेशन जो दे रखा है वो है -349, ठीक है, डेल्टा H BaSO4 कितना है 4.5, माइनस में माइनस डेल्टा H ये हमें निकालना है Ba2 पॉजिटिव का, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, -216, यस और नो, हाँ, ठीक है, ये वैल्यू गिवन है। अब डेल्टा H Ba2 पॉजिटिव आप सोल्व कर लेना, जो कि कितना आएगा, सोल्व कर लेना, ये 128.5 आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है, आगे तो कैलकुलेट आप कर ही लोगे। तो ऑप्शन इसका थर्ड इज करेक्ट है, बाकी एक बार देख लेना करके थर्ड करेक्ट है कौन सा है, तो करके देखा तो मैंने, अभी तो थर्ड आ रहा है, बाकी आप कैलकुलेट करके देखना कौन सा आंसर है, तो आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल बेसिक। ह्यूमिडिटी क्या होता है, जब आसपास वाटर वेपर आ जाए, यस और नो, आसपास क्या होता है, वाटर वेपर हो जाता है, एटमॉस्फेयर में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो मतलब गैस के अंदर लिक्विड आ जाता है, आसपास क्या होती है गैस, उसके अंदर वाटर आ गया, मतलब लिक्विड, ठीक है। एलॉय जो होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, 2 और मोर मेटल, तो सॉलिड, ठीक है, 2 से भी आंसर आ सकता है। चलो
चलो पहले देखते हैं गैस एंड लिक्विड। अब लिक्विड गैस ये रहा, ठीक है भाई। लिक्विड गैस जो वाटर वेपर है, वाटर है वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है, लिक्विड किस में आ गया, गैस, ठीक है। और सेकंड एलॉय सॉलिड सॉलिड होता है, सॉलिड इन सॉलिड। तो ए का ऑप्शन है सेकंड और बी का है फर्स्ट, तो यहीं पे हो गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सॉरी एरो गलत डाल दिया मैंने, यहाँ पे एरो ठीक कर लूं। तो ए का तो सेकंड एंड बी का क्या है, फर्स्ट, बी का क्या है, फर्स्ट। अमलगम क्या होता है, अमलगम क्या होता है, जब किसी एलॉय में मरकरी हो, एलॉय क्या होता है सॉलिड का, उसके अंदर मरकरी जो लिक्विड है, तो लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड यार, ठीक है। यही ऑप्शन है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, और स्मोक, एयर में जब डस्ट सॉलिड पार्टिकल आ जाते हैं डस्ट, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। वो तब एरो गलत डल गया था, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक, इस साल के जो पेपर में आया आज, एक क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64। तो यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है, पूछा गया है, एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन में पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो रही है। C+2H2 gives to CH4 और इसकी डेल्टा फॉर्मेशन दे रखा है -74.8, -74.8। तो एनर्जी नेगेटिव है डेल्टा एच की वैल्यू, तो क्या होगा ये, नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का ग्राफ याद होगा, हमने करा था पोटेंशियल एनर्जी केमिकल काइनेटिक्स में, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। जो एक्सोथर्मिक का ग्राफ होता है, सपोज करो एक रिएक्टेंट आ रहे हैं यहाँ से, उसकी टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी ये है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो उसको वो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, उसको रिएक्टेंट को मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है किसके बराबर आने के लिए, उस थ्रेशोल्ड वैल्यू के, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमारा होता था EA, क्या होता था, EA। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनते टाइम एनर्जी रिलीज हुई है, प्रोडक्ट बनते टाइम एनर्जी रिलीज हुई है, प्रोडक्ट बनते टाइम एनर्जी रिलीज हुई है। तो ग्राफ कौन सा करेक्ट है पहले तो देख लो, जिसमें ये जो कर्व है प्रोडक्ट है वो नीचे जा रहा है, पहले चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एंड कहाँ गया, फर्स्ट एंड ये रहा थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। अब इन्होंने वैल्यू भी शो कर रखी है, जो ये वैल्यू है -78, ये क्या होता है याद होगा, इस वैल्यू को हमने क्या पढ़ा था, ये होती है डेल्टा एच हमारा, क्या होता है ये, डेल्टा एच। डेल्टा एच मतलब कितनी एनर्जी या फिर हीट इवॉल्व कर रही है। अब बताओ प्रोडक्ट बनते टाइम कितनी इवॉल्व हो रही है, 74.8, 74.8। तो कौन सा करेक्ट है दोनों में से, ये रहा 74.8, आंसर सी इज करेक्ट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ग्राफ से क्वेश्चन आया है किसका, केमिकल काइनेटिक्स का, एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड, एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड टॉपिक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 है, एक शुगर X इज फॉर्म्ड इन हनी, इज फाउंड इन हनी। एक शुगर है X जो हनी में मिलता है, कीटो शुगर है, हनी में मिल रहा है कीटो, ठीक है। कीटो से पहचान लेंगे इन सब में से कीटोस कौन है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज कीटोस, बाकी सब क्या है, एल्डोस, ठीक है। अल्फा बी एनोमेरिक फॉर्म एलिवोडोटेटरी, फ्रक्टोज, आंसर डी इज करेक्ट, आंसर डी इज करेक्ट। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इससे बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल। तो इस पहले पार्ट में हम कर रहे हैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन को सॉल्व, और इसके बाद अभी दूसरा पार्ट आएगा, उसमें बचे हुए कितने क्वेश्चन बचे, 25, ठीक है। उसमें 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसे नोट करें या फिर इसको अपने आंसर से चेक करना है क्या क्या आंसर आपके करेक्ट है। जो वो कंडक्टेंस वाला क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन आई थिंक गलत है, आप उसे चेक कर लेना एक और बार। तो ये था हमारा नीट का आज का पेपर सॉल्व। अब हम मिलते हैं इसके एक सेकंड पार्ट में अगली वीडियो में, इसे नोट करें।